की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और आज का ये जो टॉपिक है ये लेसन 3 है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस लेसन का नाम है कन्वर्सेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बातचीत और इसे हम कन्वर्सेशन भी बोलते हैं या कन्वर्सेशन भी पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये होता क्या है, आपको पता है कि दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है उसे हम कन्वर्सेशन या बातचीत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेप है, कह रहा है कि कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, यानी जो आपका वार्तालाप होता है, ठीक है, जो भी संवाद होता है ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्तियों में कन्वर्सेशन या कोई भी बातचीत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू नो ईच वन अनदर एंड कन्वे आवर आइडियाज़ एंड थॉट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कि एक दूसरे को जानना और शब्दों की मदद से हमारे विचारों को व्यक्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। जैसे कि जो आपका कन्वर्सेशन यानी बातचीत है, इसके हम थ्रू किसी भी लैंग्वेज को और किसी भी भाषा को बहुत ही आसानी के साथ एक दूसरे व्यक्ति के भाषा को हम समझते हैं और जानते हैं और हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला जो पॉइंट है कि इट डेवलप्स आवर लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, यानी आपका जो हमारी भाषा होता है, ठीक है, जो हमारा कौशल होता है, इसे सीखने में विकसित करता है। क्या? तो कन्वर्सेशन या बातचीत। अब देखिए कह रहा है कि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? वायुमंडल। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी यह व्यक्ति, स्थान या चीज़ों की बेहतर समझ के लिए उचित वातावरण बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यही हो जाएगा कि जो हमारा यह भाषा सीखने के कौशल को विकसित करता है, यह व्यक्ति, स्थान या चीज़ों की बेहतर समझ के लिए उचित वातावरण बनाने में मदद करता है। क्या? तो बातचीत, कन्वर्सेशन। अगला पॉइंट कह रहा है कि सम जनरल ग्रीटिंग्स टीचिंग मेथड, मतलब कि कुछ सामान्य अभिवादन पढ़ाने का तरीका, ठीक है। इसका मतलब यही हो जाएगा सम जनरल ग्रीटिंग्स टीचिंग मेथड। क्या मेथड होना चाहिए? तो चलिए, एक्टिविटी 1 यानी गतिविधि फर्स्ट। तो फर्स्ट है कि टू प्रिपेयर अ चार्ट, राइट सम सेंटेंस एंड रीड लाउडली बिफोर द चिल्ड्रन, यानी चार्ट तैयार करने के लिए कुछ वाक्य लिखिए और बच्चों के सामने जोर से पढ़ें, ठीक है। कह रहा है कि टू प्रिपेयर अ चार्ट, राइट सम सेंटेंस एंड रीड लाउडली बिफोर द चिल्ड्रन, ठीक। फिर से एक बार हिंदी बता रही हूँ कि चार्ट तैयार करने के लिए कुछ वाक्य लिखिए और जो भी आप चार्ट तैयार कर रहे हैं बच्चों के सामने जोर से पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, इजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाउ आर यू, ठीक, हाउ आर यू। तो इसका जो रिप्लाई होता है, इसका क्या होता है? इसका जो रिप्लाई होता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, धन्यवाद, या फिर आएगा हाउ आर यू या व्हाट इज़ योर नेम, तो उसका रिप्लाई आएगा माय नेम इज़ रोहित, ठीक। तो ये एग्जाम्पल के लिए है, मतलब कोई भी आप चार्ट तैयार कर रहे हो तो आप जो भी बालक है, स्टूडेंट है, उनके सामने ज़ोर से पढ़ो या कुछ सवाल पूछो हाउ आर यू, फिर उसका जवाब पूछिए। तो क्या है? ये कन्वर्जन है, बातचीत है, ठीक, एग्जाम्पल के लिए बता रहा है। फिर कह रहा है नोट, प्रिपेयर मोर कन्वर्सेशनल सेंटेंस एंड रीड इट अगेन एंड अगेन बिफोर चिल्ड्रन, यानी अधिक संवादी वाक्य तैयार करें और बच्चों के सामने बार बार पढ़ें, ठीक। प्रिपेयर मोर कन्वर्सेशनल सेंटेंस एंड रीड इट अगेन एंड अगेन बिफोर चिल्ड्रन, यानी अधिक से अधिक संवादी वाक्य, जैसे कि आपका जो व्हाट इज़ योर नेम था, हाउ आर यू मतलब कहाँ रहते हो, इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, इस तरीके से ज़्यादा आपको बातचीत करना है। इससे क्या होता है? जो उनका लर्निंग होता है वो विकसित होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो यही ये नोट है। अब देखिए अगला जो गतिविधि 2, ठीक, टीचर विल कॉल टू चिल्ड्रन विथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स,
मतलब शिक्षक अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों के साथ 2 बच्चों को बुलाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ कह रहा है कि टीचर विल कॉल 2 चिल्ड्रेन विथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स, यानी जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो अंग्रेजी पुस्तक यानी अंग्रेजी पाठ पुस्तकों के साथ 2 स्टूडेंट यानी 2 बच्चों को बुलाएगा। फिर कह रहा है इंस्ट्रक्ट देम टू गिव देयर बुक्स टू ईच अदर रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि उन्हें निर्देश दे कि वे क्रमशः अपनी पुस्तकें एक दूसरे के दें। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर रिसीविंग बुक्स दे विल से, यानी जैसे किताब मिलने के बाद वे कहेंगे धन्यवाद। तो इस तरीके से आपका ये गतिविधि 2 हो गया। एक बालक, ठीक है, एक बालक दूसरे बालक से क्या है, वो उस संपर्क में आया। सबसे पहले गतिविधि आपने कोई लेसन है, कोई पुस्तक है, ठीक है, तो उसको आपने दिया, तो वो जो जिसने बुक लिया उसने उसको थैंक यू बोला। ठीक, तो उसके जगह पर थैंक यू के बाद आप वेलकम भी बोल सकते हो। तो ये आपका सेकंड गतिविधि बातचीत का हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि टीचर शुड एक्सप्लेन दैट वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स अस समथिंग। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब यही हो जाएगा कि शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हमें धन्यवाद कहना चाहिए जब कोई हमें कुछ देता है। और आप सभी को पता है, तो अब तो इतने छोटे छोटे बच्चे को पता है कि अगर कोई कुछ देता है तो उसे थैंक यू कब बोलना है, वेलकम कब बोलना है, सॉरी कब बोलना है, सबको पता है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए और शिक्षक को और बताना चाहिए, क्योंकि जो छोटा बालक होता है उनके घर परिवार प्लस टीचर से ही उसको सीख मिलती है। तो यहाँ यही कह रहा है कि टीचर शुड एक्सप्लेन दैट वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स अस समथिंग, मतलब यहाँ शिक्षक को विस्तार पूर्वक बताना चाहिए कि अगर कोई हमें कुछ देता है तब हमें उसकी जगह पर थैंक यू यानी धन्यवाद बोलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लेट्स नो वन अनदर, यानी एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि टीचर और चिल्ड्रन में क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग मैडम या सर। ठीक है, टीचर चिल्ड्रन आई एम सीमा, आई एम योर टीचर। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा, जैसे टीचर कहती है कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक, अपना इंफॉर्मेशन देती है। फिर कहती है कि व्हाट इज़ योर नेम, फिर कहते हैं और चाइल्ड, मतलब एक स्टूडेंट उठ के बोलता है आई एम अरुण। ठीक है, आपका जो भी नाम है। फिर कहती है टीचर अरुण वेयर डू यू लिव, ठीक, तो आई लिव इन राम बाग। फिर टीचर तनु वेयर डू यू लिव, आई लिव इन लालपुर। टीचर व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तनु मैडम माई फादर्स नेम इज़ श्री राम कुमार। टीचर व्हाट इज़ योर फादर, तनु मैडम माई फादर इज़ अ फार्मर, यानी किसान है। नोट इन द सेम वे टीचर ट्रेनर शुड, यानी उसी तरह शिक्षक प्रशिक्षक चाहिए। अगला कह रहा है कि मेक कन्वर्जेशन अबाउट द एक्विटेंटेड थिंग्स एलिमेंट्स विद द स्टूडेंट, यानी आपका यहाँ हो जाएगा कि छात्रों के साथ परिचित चीज़ों तत्वों के बारे में बातचीत करें, यानी जो भी उन छात्रों को पहले से ही उनका पूर्व ज्ञान है उससे रिलेटेड आप उनसे बातचीत करें। ठीक है, ताकि जो उनकी रुचि है वो आपसे बातचीत करने में हो। ठीक, अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित। ठीक है, तो सिंपल इसका अर्थ यही हो जाता है कि एक शिक्षक को जो भी छात्र को पहले से ही जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस तत्व के बारे में, जिस वस्तु के बारे में पता होता है उसी से रिलेटेड छात्र को या स्टूडेंट को बात करना चाहिए। तो ये है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट। लेट्स लर्न अल्फ़ाबेट, जो कि आप सभी को बहुत ही इजी लगेगा और आप आसानी से इसको सीख सकते हो। बट आपके सिलेबस में है कि आप छोटे छोटे जो बालक होते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाना है प्राथमिक क्लास के बच्चों तक को, तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है यही। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ इजी नहीं होता है। सब कुछ मतलब अगर आप सीख लेंगे तो इजी होगा, अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वो हार्ड ही होगा। तो आपने ये सीख लिया है तो एक तरीके से इजी लगेगा। ठीक है, तो
देखिए सबसे फर्स्ट जो टॉपिक इसमें स्टेप रहता है वो रहता है लिसन एंड रिपीट, यानी लेट अस सिंग एंड लर्न ABC। टीचर कहती है कि कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABCD। ठीक, तो ये क्या करेगी, ABCD पढ़ाएगी। ठीक है, तो ये सिखाती है अल्फ़ाबेट। उसके बाद टीचर मेक्स स्टूडेंट प्रैक्टिस बाय सिंगिंग, मतलब वो कहती है कि आप लोग इसको गा कर या फिर जो मैं बोलती हूँ उसको आप रिपीट करिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब यहाँ कह रहा है देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वो 26 होता है। ठीक है, यू कैन राइट देम एज कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दिया गया है। तो ये तो इसमें मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक, यहाँ एक्सरसाइज दिया है कि राइट द लेटर्स इन द गिवन स्पेस, मतलब स्पेस देकर लिखना है ABCD EFGH ये सब कुछ। ठीक है, स्मॉल लेटर। अब देखिए यहाँ लुक रीड एंड लर्न, मतलब देखिए पढ़िए और सीखिए। तो देखिए यहाँ दिया है ए से आपको 3 वर्ड बताना है। जैसे छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं उनको आप सिखाएंगे शुरू से, तो ए से आपको 3 वर्ड बताना है, एग्स, एप्पल, एंड। ठीक है, बी से बर्ड हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बोट हो जाएगा। सी से कैंडल, कंप्यूटर, क्लाउन। ठीक है, डी से डॉग, डोंकी, डॉल। ई से अर्थ, एलिफेंट, ईगल। ठीक है, एफ से फ्लैग, फ्लोट, फेरी। जे से ग्रैप्स, गिफ्ट, गोट। एच से हैंड, हाउस, हॉर्न। आई से आइसक्रीम, इंपोर्ट, इग्लू। ठीक है, जे से जग, जैकाल एंड जंगल। के से किंग, काइट, कंगारू। एल से लायन, लूडो, लोड्स। और आज के जो लॉकडाउन है उसमें तो सभी लोग लूडो खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो एम से मैंगो। ठीक है, माउंटेन, मून। एन से नेस्ट, नोज, न्यूज़पेपर। ओ से ओल, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं, बस आपका जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसीलिए कि आप छोटे छोटे बच्चों को कैसे किस तरीके से सिखा सकते हो कि मतलब जितने भी आप अल्फ़ाबेट है उसके 3 वर्ड जैसे कि स्टार्ट होते हैं ए से कितने वर्ड, 3 वर्ड डेली अगर सिखाएंगे तो जो उनका वोकैबुलरी है, शब्दावली है, बहुत ही इंक्रीज होगा। क्लियर। अब देखिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं, सब यही दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज राइट द मिसिंग लेटर्स इन द गिवन बुक्स, मतलब यहाँ मिसिंग है ABCDEF ये। ठीक है, इसको याद कराने के लिए यहाँ मिसिंग किया गया, तो आप लोग तो फिलअप ही कर लेंगे। उसके बाद यह मैच द कैपिटल लेटर्स विद द स्मॉल लेटर्स। ठीक, तो इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि कैपिटल लेटर से और स्मॉल लेटर में मिलाइए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर आपका ये, फिर ये। क्लियर। अब देखिए मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो यही सिखाना होगा, उनको क्या पता है। अब देखिए चॉइस द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इट इन द ब्लैंक, यानी F फॉर एप्पल, यहाँ क्या फिलअप होगा, एप्पल होगा। B फॉर बश, C फॉर कैट, T फॉर डॉल, E फॉर एग, F फॉर आपका फिश हो जाएगा, G फॉर यहाँ पर आपका गन हो जाएगा, H फॉर आपका हट हो जाएगा। ठीक है, हट मतलब झोपड़ी होता है। I फॉर, ठीक है, उसके बाद आपका J फॉर जैसे कि यहाँ दिया है जेब्रा हो जाएगा। ठीक है, K फॉर आपका काइट हो जाएगा, L फॉर आपका लायन हो जाएगा, M फॉर मंकी हो जाएगा, N फॉर नेस्ट हो जाएगा, O फॉर अनियन हो जाएगा। मतलब बहुत ईजी है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप छोटे छोटे जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी सिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है रीअरेंज द जम्बल्ड ऑफ लेटर्स इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी यहाँ आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट है इसको करेक्ट कि सबसे पहले क्या आएगा इस तरीके से यहाँ रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है L। ठीक है, L फिलअप करेंगे। उसके बाद M। ठीक है, उसके बाद आपका N। ठीक, उसके बाद OP। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको भी रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपका U आ जाएगा, UVWXYZ। फिर आपका है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, बाद इसमें आपका पहले Q आएगा। ठीक है, PQ, फिर R आ जाएगा, फिर S, फिर U प्लस V। तो ये क्लियर हो गया, बस रीअरेंज करना है। अब देखिए कह रहा है कि लुक, रिपीट एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द एप्रोप्रिएट पिक्चर। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित। ठीक है, अब
इसको क्या करना है, यहाँ चित्र दिया है, इसको अल्फ़ाबेट तरीके से रखना है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले क्या दे दिया है, बी दे दिया है, तो यहाँ सबसे पहले ए रहेगा, उसके बाद बी रहेगा, उसके बाद सी रहेगा, उसके बाद डी रहेगा, उसके बाद ई रहेगा, तो ठीक है। तो बस रीअरेंजमेंट करना है। अब देखिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इसको हम क्लियर करते हैं। वॉवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, ठीक है। वॉवेल्स आप सभी को पता है कि कुल 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इसको क्लियर करना होगा क्योंकि अगर आपने जैसे कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है पढ़ा होगा तो आप आसानी से आपको पता होगा वॉवेल्स क्या होता है। जैसे कि हिंदी में हमने पढ़ा है ना स्वर व्यंजन, उसी तरह इसमें भी इंग्लिश में होता है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन और वॉवेल्स मतलब होता है स्वर। क्लियर। तो देखिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। जो ए होता है और एन होता है इसका प्रयोग कर, जैसे कि हम कहते हैं अ बैग, ठीक है, अ बैग कहते हैं और यहीं हम लिखेंगे एप्पल, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं अन एप्पल। ऐसा क्यों, इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ कह रहा है लुक केयरफुली एंड सी द डिफरेंस, देयर आर 2 कलर्ड ब्लॉक, वन इज़ फॉर द कॉन्सोनेंट्स एंड द अदर, मतलब कि जो आपका कलर है वो वॉवेल्स है, ठीक है, और जो कलर नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। मतलब जिस तरह हिंदी में ओ, ई, ऊ इस तरीके से होता है ना स्वर, तो इसी तरीके से इसमें भी वैसे ही, जैसे क, ख, ग, घ, ये सभी क्या है, क्लियर हो गया। अब देखिए आप सभी को पता चल गया कि वॉवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। अब यहाँ क्या करना है, कॉन्सोनेंट्स जैसे यहाँ बताया है, ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करते हैं और बस ऐसे ही ये दिया है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे तो बस टाइम वेस्ट होगा। इसको हम स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो रहा है आर्टिकल्स, ठीक है, ए एंड द का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए जो अ का यूज़ होता है वो होता है आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी जो आपका ए का प्रयोग होता है वो व्यंजन वाले स्वर में होता है, और एन का जो प्रयोग होता है वो एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी स्वर का जो होता है उसके स्वर में एन का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो आपके सामने, जैसे कि मान लीजिए बी से स्टार्ट हो रहा है बॉय, ठीक है, बॉय हो रहा है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे अ बॉय, लेकिन यहीं पे रहता कि इंक, ठीक है, इंक लिखते तो एन इंक लिखते, क्लियर। अ काइट, अब देख सकते हो जितना भी आपका, ठीक है, जैसे आप अ बॉय देख सकते हो, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन, अ हैन, अ रिंग, अ बैट, आप देख सकते हो कोई भी वॉवेल नहीं है, सभी क्या है कॉन्सोनेंट्स है। अ काइट, अ पर्पस, अब देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है यू है और ये क्या है वॉवेल है तो इसलिए यहाँ एन लगा है, ठीक है। इसी तरह ई है, ई भी क्या है वॉवेल है तो इसलिए एन एक लगा है। एच क्या है कॉन्सोनेंट्स है, ए क्या है वॉवेल्स है तो एन एरोप्लेन लगा है, ओ क्या है वॉवेल्स है तो एन आउल लगा है, क्लियर। और जे क्या है कॉन्सोनेंट्स है, ठीक। अभी मैंने इंक वाला डिस्कस किया था, इंक पोर्ट, तो आप देख सकते हो आई, तो यहाँ क्या लगा है एन इंक पोर्ट। अ हॉर्स, एप्पल है तो अन एप्पल, क्लियर। एन ऑरेंज, अ काउ, तो सिंपल, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जहाँ मतलब वॉवेल्स होता है आपको पता है वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है वॉवेल्स है, और जितने भी आपके होते हैं वे कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी व्यंजन होते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हमने क्लियर किया, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए दिया है, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अ बैट हो जाएगा, ठीक है, अ कैट हो जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ एन लग जाएगा, यहाँ भी एन लग जाएगा, यहाँ भी एन, यहाँ ए लग जाएगा, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, ठीक है, यहाँ एन लग जाएगा, एन ऑक्स, अ बॉक्स, अ फॉक्स, ठीक है, अ बी, अ की, ठीक है, अ पी, अ ट्री, अ काऊ, एन आउल, एन ऑन्ट। तो इस तरीके से आपको बस फिलअप करना है गाइज। अब इसमें कुछ ज़्यादा बस एग्जाम्पल के लिए दिया है ना। अब देखिए द का यूज़ कहाँ होता है, तो आप सभी को पता है द इज़ डिफाइंड आर्टिकल, जैसे इट इज़ यूज टू रेफर अ पार्टिकुलर पर्सन, जैसे पैलेस हो गया, ठीक है, और थिंग, कोई भी जैसे कि कोई विशेष व्यक्ति के लिए,
ठीक है, कोई विशेष स्थान जैसे कि नदी का, जैसे गंगा नदी, तो हम क्या कहते हैं, द गंगा, द रिवर्स। इस तरीके से जो स्थान होता है और थिंग्स एंड यूनिक थिंग्स, ठीक है। तो जैसे सन हो गया, मून हो गया, ETC एंड होली बुक्स, हिस्टोरिकल पैलेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इसमें हम क्या लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हो द सन, द स्काई, द गीता, द ताजमहल, द गंगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर एंड नंबर्स नेम्स दिया है, इसको काउंट करना है, बताना है कि कितना बर्ड है, 1 बर्ड है, 2 बर्ड है, 3 बर्ड है। तो दिख रहा है सामने 1 बर्ड हो जाएगा, 2 बर्ड हो जाएगा, 3 बर्ड हो जाएगा। नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, यानी पढ़ने के कौशल का महत्व क्या है। ठीक है, रीडिंग स्किल यानी इसका महत्व क्या है, जो भी हम पढ़ते हैं इसका हमारे लर्निंग या कुछ भी हम सीखते हैं तो उसमें इसका महत्व क्या है। तो आज का यही टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस हिंदी में आप सभी को बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने लेसन 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, या लास्ट में आप सभी को वीडियो के ऊपर एक प्लेलिस्ट आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं आप सभी को लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए इसका महत्व क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, देखिए पहला पॉइंट की हेल्प द लर्नर टू वाइडन द होरिजन ऑफ देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। वाइडन मतलब क्या होता है, चौड़ा, होरिजन मतलब होता है क्षितिज, ठीक है। अब देखिए इसका पूरा मतलब क्या हो जाता है, हेल्प द लर्नर्स टू वाइडन द होरिजन ऑफ देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी शिक्षार्थियों को, ठीक है, शिक्षार्थियों को अपने, लर्नर्स मतलब होता है शिक्षार्थियों, तो शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और समझ को क्षितिज, हॉरिजन और व्यापक बनाने में, विडन मतलब चौड़ा यानी व्यापक बनाने में मदद करता है। क्लियर। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट्स यही हो जाएगा कि जो आपका रीडिंग कौशल होता है, पढ़ने का महत्व होता है। आपने सुना भी होगा कि जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है ना कि कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश कुछ नहीं आता है तो आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है फिर भी आप उसको डेली पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा ना कि अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपको वर्ड टू वर्ड जितने भी उसमें स्पेलिंग प्लस जो भी वर्ड रहेंगे, आपका जो वोकैबुलरी रहेगा वो इंक्रीज होगा। तो यही कह रहा है कि हेल्प द लर्नर टू वाइडन द होरिजन ऑफ देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और समझ को व्यापक बनाने में मदद करता है। क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन। तो आपको स्पेलिंग पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट कहता है कि गिव्स देम अ रैपिड सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड लेस रिगार्ड्स प्रोग्रामिंग फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक राइटिंग स्किल्स। ठीक है, रैपिड में आपको पता है गति होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि उन्हें लेखन कौशल, यानी जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हें लेखन, इसका पूरा हिंदी हो जाएगा कि उन्हें लेखन कौशल जैसी उत्पादक गतिविधियों के लिए तेजी से उपलब्ध, ठीक है, तेजी से उपलब्धि हासिल करने में प्रोग्रामिंग को, ठीक है, प्रोग्रामिंग को फिर से प्राप्त करने की भावना प्रदान करता है। ठीक, क्लियर हो गया। यानी जो राइटिंग स्किल होती है उन्हें लेखन कौशल जैसी उत्पादक गतिविधियों के लिए, मतलब जब आप एक बार कुछ पढ़ लेते हो, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो जो आपकी राइटिंग स्किल्स होती है, लिखने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही तेज़ हो जाती है। तो सेम इसका यही माध्यम है कि उन्हें लेखन कौशल जैसी उत्पादक गतिविधियों के लिए तेज़ी से उपलब्धि हासिल करने के लिए और प्रोग्रामिंग को, ठीक है, प्रोग्रामिंग को फिर से प्राप्त करने की भावना प्रदान करता है। सेकेंड लाइन क्लियर हो गया। थर्ड लाइन क्या कहता है कि गिव्स मोर वैरायटी टू देयर एक्सपीरियंस, यानी उनके अनुभव को विविधता देता है। जो भी उनका अनुभव होता है उनको विविधता देता है, ठीक है, वैरायटी देता है। अब देखिए यूजेस एज सोर्स ऑफ फीडबैक, यानी फीडबैक मतलब आप सभी को क्या पता है, प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, सोर्स मतलब स्रोत होता है। तो यहाँ कह रहा है कि यूजेस एज सोर्स ऑफ फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। फिर सेकंड हो जाता है आपका
फोर्थ पॉइंट, हेल्प द लर्नर टू एक्वायर। एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, अधिग्रहण करना। तो यही कह रहे हैं, हेल्प द लर्नर टू एक्वायर स्पीड विच ही वुड नीड इन फ्यूचर। मतलब कि सीखने वाले, ठीक है, सीखने वाले, अब पता है कौन सीख रहा है? लर्नर यानी शिक्षार्थी सीख रहे हैं। तो सीखने वाले को गति प्राप्त करने में मदद करता है जिसकी उसे भविष्य में आवश्यकता होती है। यही कह रहा है कि हेल्प द लर्नर एक्वायर स्पीड विच ही वुड नीड इन फ्यूचर, यानी जो कुछ भी वो सीखता है, गति प्राप्त करता है, तो उसके भविष्य में वो बहुत ही आवश्यक मतलब आवश्यक उसको होती है, पड़ती है। फिर कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी रीड। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पढ़ने की क्षमता से हमारा क्या मतलब है। यही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि व्हाट डू वी मीन बाय एबिलिटी टू रीड, यानी पढ़ने की क्षमता से हमारा क्या मतलब है। तो देखिए फर्स्ट जो आपका मतलब हो जाता है, कह रहा है कि रीडिंग एबिलिटी मीन्स रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड हेल्पिंग द स्टूडेंट टू रीड इन सेंस ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि पढ़ने की क्षमता का मतलब समझ के साथ पढ़ना है। ठीक है, रीडिंग एबिलिटी मीन्स रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। इसका पूरा मतलब यही हो जाएगा कि पढ़ने की क्षमता का मतलब समझ के साथ पढ़ना है, यानी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका समझ भी होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं, क्लियर, और गति भी एंड स्पीड भी होना चाहिए। हेल्पिंग द स्टूडेंट टू रीड इन सेंस ग्रुप। ठीक है, मतलब कि छात्रों को अर्थ समूह में पढ़ने के लिए, अब देखिए कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हैं अर्थ समूह में पढ़ने के लिए। कह रहा है कि डिड्यूसिंग मीनिंग इन सेंस ग्रुप्स एंड आइसोलेशन। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अर्थ समूहों और अलगाव के अर्थ में। ठीक है, अर्थ समूहों एंड अलगाव के अर्थ में। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि कंबाइनिंग सेंस ग्रुप्स इन मीनिंगफुल यूनिट्स, यानी सार्थक इकाइयों में भावना समूहों का योजन। फिर जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि गेसिंग द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स, यानी अपरिचित शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाना। ठीक है, मतलब गेसिंग द अनफैमिलियर मतलब होता है कि अपरिचित। ठीक, फिर कह रहा है कि मेकिंग प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एज अ होल एंड आल्सो ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी पाठ के अर्थ में एक समग्र और अलग थलग शब्दों और वाक्यों के बारे में भविष्यवाणी करना है। मतलब सिंपल जो इसका अर्थ हो जाए, कह रहा है कि मेकिंग प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है आप सभी को पता है कि भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मेकिंग प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एज अ होल एंड आल्सो ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी लेसन के अर्थ के बारे में, यानी पाठ के अर्थ के बारे में एक समग्र, ठीक है, और अलग थलग, ठीक है, और अलग थलग शब्दों और वाक्यों के बारे में भविष्यवाणी करना है। ठीक, अब देखिए अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय लोकेटिंग पैलेसेस आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज फैक्ट इवेंट्स फिगर एंड कैरेक्टर्स, यानी स्थानों को पता लगाने जैसे कि मुख्य विचार, तथ्य, घटनाओं, आंकड़ों और पत्रों की पहचान करके पाठ को संगठन रूप में समझना है। ठीक है, यही कह रहा है कि लोकेटिंग पैलेस आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज फैक्ट इवेंट्स फिगर्स एंड कैरेक्टर्स, क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि आप सभी को इंग्लिश ये जो सेंटेंस है याद करना होगा। हिंदी में तो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन आपको ये पूरा इंग्लिश ही याद करना होगा। ठीक है, हिंदी नहीं लिखना है, बस मैं अर्थ बता दे रही हूँ। अब देखिए अगला कह रहा है डीलिंग। ठीक है, डीलिंग विद द मोस्ट रिलेवेंट आइडियाज़ एंड अनफैमिलियर वर्ड्स, यानी सबसे अधिक प्रासंगिक विचारों और अपरिचित शब्दों से निपटना चाहिए। मतलब जो उसमें हार्ड लगे, आप जिससे परिचित ना हो, अनफैमिलियर हो, उस वर्ड से डीलिंग करना चाहिए और उसको जल्द से जल्द सीखना चाहिए। जब मतलब जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो जो वर्ड या
कुछ भी सेंटेंस हार्ड लगे तो सबसे पहले उससे डीलिंग करना चाहिए और उसको जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आता है उसको दूर करना चाहिए। फिर कह रहा है कि इग्नोरिंग अननेसेसरी लैंग्वेज आइटम्स एंड आइडियाज़, यानी अनावश्यक भाषा की वस्तुओं और विचारों को अनदेखा करना। ठीक, जैसे कि मतलब जो कुछ भी आवश्यक नहीं है उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है, अनदेखा कर देना है। फिर कह रहा है ओवरऑल रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजेशनिंग, मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि समग्र रूप से समझ के साथ पढ़ने में पहचानना, याद रखना, ठीक है, और व्यवस्थित करना और शामिल करना है। ठीक है, यही कह रहा है कि ओवरऑल रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजेशनिंग, मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट इज़ नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है। ठीक है, हमने ये तीसरा पॉइंट है व्हाट, अभी हम मतलब जान रहे थे किस तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज़ नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है। तो देखिए फर्स्ट लाइन कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स आर, यानी शुरुआत में पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए दूसरी भाषा के सिद्धांत हैं। ठीक है, मतलब पढ़ने के कौशल को, रीडिंग के स्किल को इंक्रीज विकसित करने के लिए दूसरी भाषा के सिद्धांत हैं। ठीक, अब कह रहा है कि अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द बिगिनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड ऑरली। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि शुरुआत में वही मैटर पढ़ने को दिया जाना चाहिए जो मौखिक रूप से अभ्यास किया गया हो, यानी आपको शुरू में वही जो आपने पहले पढ़ चुके हैं उसी को फिर रिपीट करना है, उसी को मतलब फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पॉइंट्स, जैसे कि आपने टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, वो सुना, तो फिर आपको वही पॉइंट उस स्टूडेंट को देना है और ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि द यूनिट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर शुड बी इन सीक्वेंस, यानी विषय वस्तु की इकाइयाँ जो है वो क्रम में होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो जैसे कि कह रहा है फर्स्ट कि देयर मस्ट बी प्रोग्रेसिव सिस्टम, मतलब कि प्रगतिशील व्यवस्था होनी चाहिए। नोन टू अननोन, यानी ज्ञात को अज्ञात। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल, ये पूरा शिक्षण सूत्र है। होल टू पार्ट, यानी पूरा हिस्सा एक बार डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला आपका पॉइंट है इजी टू डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब मुश्किल से आसान। फैमिलियर टू अनफैमिलियर, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा परिचित से अपरिचित। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है कि फ्रिक्वेंट बिफोर लेस फ्रिक्वेंट, यानी लगातार कम होने से पहले। फिर यहाँ आप देख सकते हो सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल, ठीक है, सिचुएशन एंड इन स्मॉल यूनिट्स, यानी विषय को सार्थक स्थितियाँ और छोटी इकाइयों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल सिचुएशन एंड स्मॉल यूनिट्स। तो ये आपके पॉइंट्स थे। ठीक है, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स शेष रह जाते हैं तो हम कल डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जाना इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया। तो आपको ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं आपको इंग्लिश में याद करना होगा। ठीक है, हिंदी तो मैं वैसे ही मतलब बता दे रही हूँ आप सभी को समझने के लिए, लेकिन आपको इंग्लिश में ही इसको याद करना होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल आप अपने से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं 10 बजे क्लास में।